डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 14 अप्रैल को 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, एक विधिवेत्ता, सामाजिक न्याय, समानता व लोकतंत्र के जीवंत प्रतीक बने इस व्यक्तित्व की चर्चा आज हम करेंगे, क्योंकि आज उनकी जयंती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। अब शोषण, असमानता की पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए आपको तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के तौर पे भी आप जाने जाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। तो इनके विषय में जानेंगे, इनके पूरे जीवन के सफर को संक्षिप्त रूप से जानेंगे और आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे उनका सामाजिक सरोकार क्या था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था और साथ साथ उनके क्या महत्वपूर्ण योगदान रहे। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में उसके प्रारंभिक जीवन की जो पृष्ठभूमि होती है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो देखिए, इनके अगर परिवार की बात करें तो एक महार परिवार में आपका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। इनके पिताजी का नाम जो था रामजी मालोजी था, जो कि ब्रिटिश जो भारतीय सेना थी उसमें सेवारत थे, और इनकी माताजी भीमाबाई उनका नाम था। प्रारंभिक जो अनुभव थे प्रारंभिक जीवन के, वहां पर ही इनको ये जो सामाजिक सरोकार इनको हुआ, जो सामाजिक अनुभव इनको हुए वो कटु अनुभव थे, और उस अनुभव के आधार पर ही जो हाशिए पर खड़ा समाज है उसकी गरिमा और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित ये वहीं से हो जाते हैं। अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में इन्होंने स्नातक की उपाधि भी धारण की और धीरे धीरे अपने शिक्षा के सफर को आगे बढ़ाया। इसमें सहायता मिली 1913 में सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी गई इनको, उसके बाद उस छात्रवृत्ति के सहारे ये पहुंचते हैं अमेरिका और वहां पर अपना हायर एजुकेशन लेते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में ये पढ़ते हैं। इसके अलावा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी धारण करते हैं। और इन्होंने जो शोध किया, उस शोध की अगर बात करें, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। अब यहां से उच्च शिक्षा धारण करते हैं। उच्च शिक्षा के बाद ये लौटते हैं और अपने सामाजिक जीवन में जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर सुधार का ये हम कह सकते हैं कि बिगुल छेड़ देते हैं। 20 मार्च 1927 को, 20 मार्च 1927 वो तिथि है जब इनके सामाजिक आंदोलनों को हम देखेंगे पहली बार। जो महाड़ सत्याग्रह या महाड़ सत्याग्रह जिसको कहा जाता है, उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो सार्वजनिक जल भंडार होते हैं वहां पर जो वंचित समाज है वो नहीं पहुंच पा रहा था, तात्कालिक रूप से जो वंचित समाज था उसकी पहुंच वहां तक नहीं थी। इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया, नेतृत्व किया और 20 मार्च 1927 को जो महाड़ सत्याग्रह है उसके माध्यम से इन्होंने उस जगह तक पहुंच को सुनिश्चित किया। तो यहीं से इनका सामाजिक सरोकार, तो धीरे धीरे राजनीतिक सफर पे भी चर्चा करेंगे। तो ये इनका प्रारंभिक जीवन है। 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था, चूंकि इसलिए आज उनकी जयंती है, इस उपलक्ष्य में हम इनको याद करते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको बताई गई, स्नातक की उपाधि, फिर उसके बाद बड़ौदा के जो महाराजा थे सयाजी राव गायकवाड़, उनके द्वारा जो छात्रवृत्ति मिलती है उससे ये पहुंचते हैं अमेरिका। और वहां पर फिर आप देखेंगे कि वहां पर इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी बाद में शिक्षा ली। तो ये सारी जो इनकी हम कह सकते हैं इनका जो सफर था, इस सफर के बाद इनका जो सरोकार है, यानी कि जो रियल लाइफ होती है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद रियल लाइफ के जो अनुभव हैं उन दोनों के आधार पर इस व्यक्तित्व का निर्माण होता है और फिर इनकी कर्म भूमि में इनकी छाप दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो इनका समर्पण और उद्देश्य दोनों ही था कि जो समाज का वंचित वर्ग है उसको अधिकार मिलना चाहिए। मनुष्य होने के नाते जो सबको अधिकार है वो समान होने चाहिए। एक लोकतांत्रिक भाव इनके मन में शुरू से ही था। तो 1930 में ही आप देखेंगे कि ये आंदोलन जो था, सबसे पहले इसलिए इन्होंने पहले तो जो लोग थे, इस वंचित समाज के लोग थे, उनको उठाने के लिए इन्होंने जाति का नाश और शूद्र कौन थे ऐसी रचनाएं भी की और इनके माध्यम से उनको आइडेंटिफाई किया कि आप अपने को पहचानो कि आप हो कौन। इसके बाद महाड़ सत्याग्रह की अगर बात करें तो 1927 में 20 मार्च 1927 को तो चावदार झील थी और यहाँ के जो पानी था इस झील का, वहां पर दलितों को अधिकार नहीं था, वहां पर उनको उस झील तक, उस पानी तक अधिकार नहीं था। अब इसके लिए पहली लड़ाई ये लड़ते हैं। इसके बाद कालाराम जो मंदिर सत्याग्रह है ये भी 1930 में चलाते हैं और कालाराम मंदिर सत्याग्रह के माध्यम से जो मंदिरों में जो प्रवेश से वंचित था दलित समुदाय, उसके लिए भी आंदोलित होते हैं। तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि जो हाशिए पर पड़े लोग हैं उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए।
दलित उत्थान के लिए ही आप देखेंगे वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम से एक गठन करते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था कि इस सभा के माध्यम से जो दलित समुदाय है, जो शिक्षा से वंचित है, उसको शिक्षित किया जाए, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है उसको सामाजिक रूप से मुख्य धारा में लाया जाए, उसका आर्थिक रूप से उत्थान किया जाए। और साथ साथ इसका जो आदर्श वाक्य था वो आदर्श वाक्य ही था कि सबसे पहले एजुकेट यानी शिक्षित किया जाए, फिर एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब इसी आदर्श वाक्य पर वो काम करते हैं। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से दलितों में शिक्षा और सामाजिक आर्थिक उत्थान के भाव वो जगाते हैं। फिर ये सफर आगे बढ़ता है 1936 में आप देख रहे हैं स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन करते हैं और स्वतंत्र लेबर पार्टी के माध्यम से जो श्रमिक वर्ग के हित हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए, विशेष रूप से जो दलित समुदाय है। 1942 में अगर आप देखेंगे तो यही जो है स्वतंत्र लेबर पार्टी ही जो है वो कन्वर्ट हो जाती है अनुसूचित जाति संघ में। तो जो अनुसूचित जाति संघ है वो क्या है, स्वतंत्र लेबर पार्टी ही 1942 में क्या हो जाती है, ये बदल जाती है किसमें, तो ये बदल जाती है आपकी अनुसूचित जाति संघ में। अब इसका उद्देश्य यह है कि जो दलित समुदाय है उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नागरिक अधिकारों की उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके बाद कई समाचार पत्रों के माध्यम से भी उन्होंने इस अलख को जगाए रखा। आप देखेंगे कि अगर यहां पर समाचार पत्रों की बात की जाए तो मूक नायक जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था, बहिष्कृत भारत 1927 में और 1930 में आपको जनता नामक सामाजिक जो समाचार पत्र है वो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि अस्पृश्यता और जो उत्पीड़न होता था इन लोगों का, इन चीजों को मुखरता से लोगों के सामने अभिव्यक्त किया गया। अब यहां पर अब इनके राजनीतिक सफर की भी बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक सफर की बात करेंगे तो देखिए गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लंदन में इसका आयोजन हो रहा था और 1930 से 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश शासन के तहत जो संवैधानिक सुधार है उस पर चर्चा यहां पर होनी थी। अब इसमें दलितों के अधिकारों की जो बात है, दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उनका प्रतिनिधित्व बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया जा रहा था, बाबा साहब के द्वारा वहां पर किया जा रहा था और इन्होंने एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी अधिक, ताकि उनको जो दलित समुदाय है उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने हिस्सेदारी की और दलित मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम कह सकते हैं कि इन्होंने उठाया और इसी का परिणाम यह था कि जो कम्युनल अवार्ड इसके बाद आया था, तो कम्युनल अवार्ड में इनके जो अलग निर्वाचक मंडल की मांग को मान भी लिया गया था। लेकिन फिर महात्मा गांधी का इस पर विरोध हुआ। उनका यह कहना था कि इससे जो समाज है उसमें विभाजन पैदा होगा, तो इसलिए उन्होंने जो अलग निर्वाचक मंडल की जो मांग है उसको बाद में, जब पूना पैक्ट 1932 में होता है, तो अलग निर्वाचक मंडल की जगह सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही जो आरक्षित सीटें हैं उसको बढ़ा देने की बात की। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं कि अधिक प्रतिनिधित्व की जो यहां पर छवि दिखाई दे रही है उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान है। आज भी अगर आप लोकसभा और विधानसभा में जो SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूना पैक्ट के बाद उसकी नींव पड़ गई थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि राजनीतिक सफर में और भी, ये तो बात हो गई पूना समझौता की, इसके बाद इनके सफर की अगर बात करें तो 1942 से लेकर 1946 तक वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यानी कि उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें आप बतौर लेबर मिनिस्टर काम किए हैं न्यूनतम। अब इस दौरान इन्होंने क्या क्या किया कि लेबर मिनिस्टर थे तो लेबर अर्थात मजदूरों के हितों के लिए इन्होंने यहां पर भी काम किया। तो न्यूनतम मजदूरी की बात हो, चाहे वो सामाजिक बीमा की बात हो या कार्य के घंटों को कम करने की बात हो, इन सारे चीजों पर इन्होंने यहां पर बतौर लेबर मिनिस्टर रहते हुए वायसराय की कार्यकारी परिषद में यहां पर भी अपनी छाप छोड़ी। 1946 में कारावास अधिनियम और 1947 में ट्रेड यूनियन अधिनियम जो था उसको लाने में भी इनकी अहम भूमिका थी, अहम योगदान था। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम और साथ साथ EPF यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट जो फंड होता है, उस योजना की स्थापना की अवधारणा भी इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो ये कुछ प्रमुख आपके योगदान थे। और जो सबसे अहम योगदान जिसको कि हम अक्सर जिसकी चर्चा करते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि आप देखते हैं कि जब भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो रहा था तो उसके लिए जो समिति बनाई गई थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष के तौर पर बतौर अध्यक्ष आप काम किए और बंगाल से आप चुनकर संविधान सभा में आए थे। तो व्यापक और समावेशी दस्तावेज जो भारतीय संविधान का तैयार हो रहा था, उस कमेटी के आप अध्यक्ष थे। तो इसीलिए आपको वहां पर आपकी छाप वहां पर भी दिखाई देती है, क्योंकि वहां भी जो सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट है,
वो चाहे समानता की का कॉन्सेप्ट है, वो चाहे मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि सभी नागरिकों को एक नजर से देखा जाए, एक तरीके से कानून के लेवल पर सभी समान हो, उसको शामिल कराने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन सारे बातों का लब्बो-लुबाब यही है कि सभी व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर जो समुदाय हाशिए पर था, उसके कल्याण के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया। 1947 में जब भारत आजाद होता है, तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो सरकार बनती है, जवाहरलाल नेहरू जी जिस समय प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस सरकार में नेहरू मंत्रिमंडल में भी आपने देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर उस पद को सुशोभित किया और फिर बतौर कानून मंत्री हिंदू कोड बिल को लागू कराने की बात इनके द्वारा कही जा रही थी, जिसमें कि उस बात को लेकर कुछ डिस्प्यूट होने पर इन्होंने 1951 में इस्तीफा भी दे दिया। तो हिंदू कोड बिल बेसिकली जो क्या था, तो हिंदू कोड बिल में जो हिंदू व्यक्तिगत कानून है, उन कानूनों का आधुनिकीकरण होने की बात हो रही थी, जिसमें कि महिला अधिकारों की भी बात थी। तो इस बात को लेकर डिस्प्यूट पे ही 1951 में आपने जो है इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आप देखेंगे कि 30 सितंबर 1956 को भारतीय रिपब्लिकन पार्टी बनाते हैं और जो अनुसूचित जाति संघ था उसको वो रिप्लेस करती है और यहां पर एक राजनीतिक मंच से इसको रिप्लेस किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि 6 दिसंबर 1956 को आपका निधन भी हो जाता है और निधन होने से कुछ ही समय पूर्व, कुछ ही माह पूर्व आप देखेंगे कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक सामूहिक समारोह आयोजित किया जाता है। वहां पर 5 लाख लोगों के साथ आपने बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया था। अब यहां पर ये तमाम बातें आपको बताई गई हैं इसलिए क्योंकि आज इस महापुरुष की जयंती है। आज ही के दिन यानी कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ था। तो चलिए अब आगे चलते हैं और बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना की तरफ। सूचना यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और कम समय में बेहतर तैयारी चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास एक बेहतरीन कोर्स जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात क्या है, तो इस कोर्स के माध्यम से सबसे पहले तो यह है कि 14 महीने में पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में तीनों माध्यम में यह कोर्स उपलब्ध है। साथ साथ इस कोर्स की जो कीमत है वो 34,999 है, लेकिन इससे भी कम कीमत पर आपको उपलब्ध होगा ये कोर्स अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे। और कूपन कोड क्या है, तो AMITABH अमिताभ कूपन कोड है। इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को आप सर्च कर लीजिए। उस कोर्स के फीचर्स देखने के बाद अगर बाय के ऑप्शन पर आप जाएंगे तो कूपन कोड अप्लाई करने को आपको मिलेगा। इसके अलावा और सरल प्रोसेस यह है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस कोर्स को लेने के लिए क्या वजह है। इस कोर्स में देखिए बहुत सारी खास बात है, 2 साल के करंट अफेयर्स को भी कवर किया जाता है, इसमें टेस्ट भी आपको 18 देने को मिलते हैं। तो वो तमाम चीजें हैं जो कि आपके कोर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको अभ्यास और करंट अपडेट दोनों आपका होगा। तो कोर्स एक कंप्लीट पैकेज है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो चलिए अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर वायसराय की कार्यकारी परिषद में किस पद पर थे। ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कानून मंत्री, श्रम मंत्री, शिक्षा मंत्री या रक्षा मंत्री, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, दृष्टि IAS यूट्यूब नाम से हम वहां पर भी उपलब्ध है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।